तो स्वागत है आप सभी का वर्ल्ड ऑफ करंट अफेयर्स सेशन पर। मैं हूं आप सभी का राजा गुप्ता और आज की न्यूज एनालिसिस पर हम बात करेंगे यहां पर सुप्रीम कोर्ट के हिस्टोरिकल जजमेंट की। दोस्तों, आज सुप्रीम कोर्ट ने ऐतिहासिक फैसला लिया है और सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने सेम सेक्स मैरिज को लेकर के अपनी यहां पर निर्णय दे दिया है और इसे में वो असहमत हैं और इसे स्वीकार नहीं किया है। यानी दोस्तों, सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जो हम सोच रहे थे, बहुत सारे लोगों ने इस प्रकार से सूत्रों से पता चल रहा था कि शायद उनको यहां पर अधिकार मिलेगा और यहां पर सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जो बात कही गई है और यह स्पष्ट हो गया है कि वो असहमत है। यहां पर बेंच आप देख पा रहे हैं, ये 5 जजों की बेंच है जो यहां पर इन्होंने अपना फैसला सुनाया है। मैं आपको पूरी सब कुछ डिटेल से आपको डिस्क्राइब करने वाला हूं, आप बहुत ध्यान से सुनिएगा। देखिए, यहां पर ये है जस्टिस हिमा कोहली, ये है जस्टिस एस संजय किशन कौल, ये है डी वाई चंद्रचूड़ और ये है रविंदर भट्ट, जस्टिस एस रविंदर भट्ट और जस्टिस पी एस नरसिम्हा। यहां पर 3-2 के वोट से ये जो सेम सेक्स को लेकर के जो बात कही गई थी असहमत हैं, तो 3 वोट विपक्ष में पड़े हैं और 2 वोट फेवर में पड़े हैं। तो मैं आपको बताऊं वो 2 व्यक्ति कौन है जो सहमत थे। तो ये पहले हैं जस्टिस संजय किशन कौल, जिन्होंने जो सेम सेक्स को लेकर के जो एलजीबीटी कम्युनिटी का यहां पर इन्होंने समर्थन किया है, और डी वाई चंद्रचूड़ जो कि भारत के वर्तमान सीजेआई हैं और इन्होंने भी सहमति व्यक्त की है। लेकिन बाकी 3 लोगों ने असहमति व्यक्त की है। इस वजह से और जो मेजॉरिटी होगी वही फैसला होगा। 3 जजेस ने विपक्ष पे वोट किया है और 2 ने पक्ष पे वोट किया है। इस वजह से यह निर्णय लिया जाता है कि जो सेम सेक्स है भारत में वो इलीगल होगा। और दोस्तों, इसको लेकर के केंद्र सरकार जो है, केंद्र सरकार ने पहले से स्पष्ट कर दिया था कि वो सेम सेक्स मैरिज को लेकर के जो कानून है वो नहीं बनाने वाले हैं और पहले से उन्होंने अपना हलफनामा में एक जो रिपोर्ट मांगी गई थी पहले से केंद्र सरकार ने बता दिया था। अब ये भी क्लियर हो गया है कि केंद्र सरकार भी इनके साथ नहीं जाने वाली है। तो दोस्तों, क्या कहा है कोर्ट ने, ये भी आप समझिए। कोर्ट ने कहा है कि हमारा जो काम है वो किसी भी कानून की व्याख्या करना है, या कोई कानून लागू नहीं हो रहा है हम उस कानून को लागू कराएंगे, लेकिन कानून बनाने का काम हमारा नहीं है। कानून बनाने का काम किसका है? वो है पार्लियामेंट का, वो है संसद का, वो है राज्य की विधानसभाओं का। तो वो काम वो कर रहे हैं, हम अपना काम कर रहे हैं। हम व्याख्या कर सकते हैं, हम लागू करा सकते हैं, लेकिन हम यहां पर कानून नहीं बना सकते हैं। तो ये इन्होंने अपनी बात जो एक रिपोर्ट आई है उस पर इन्होंने कहा है। हालांकि बहुत सारी बातें मेंशन की गई हैं इस रिपोर्ट में, मैं आपको एक एक करके समझा रहा हूं। यहां पर सीजीआई ने साफ साफ कहा है कि जो एलजीबीटी कम्युनिटी है उनके अधिकारों की बात करनी चाहिए, उनके राइट्स की बात करनी चाहिए, क्योंकि उन्हें भी जीने का अधिकार है। उनके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। भले वो लड़का लड़की से शादी नहीं कर पाएगा, लड़की लड़की से शादी नहीं कर पाएगा, क्योंकि अब इसको लेकर के तो साफ हो गया है कि कानून नहीं बनेगा, लेकिन जो उनके अधिकार हैं, जो उनके राइट्स हैं, उस पर कोई भी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। जो बेसिक राइट्स हैं उन पर भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, हमारा संविधान का अनुच्छेद 21 है, आर्टिकल 21 है, जहां पर साफ साफ लिखा गया है राइट टू लाइफ, यानी जीवन जीने का अधिकार। हर व्यक्ति को जीवन जीने का अधिकार है अपनी तरीके से। अब दोस्तों, नेचुरली अगर देखा जाए तो कोई भी लेस्बियन, कोई भी गे अपना जो विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित नहीं होता, वो उसका नेचुरल कह सकते हैं, प्रकृति ने दिया है कि लेस्बियन क्या होता है, लड़की लड़की को अट्रैक्ट करता है, लड़का लड़के को अट्रैक्ट करता है, तो वो नेचर ने उन्हें दिया है। तो वो क्या कर सकते, रह सकते हैं। आर्टिकल 21 के तहत उनको जीवन जीने का अधिकार है, उनको प्राइवेसी का अधिकार है, निजता का अधिकार है। लेकिन शादी को लेकर के जो फैसला किया गया है, उन्हें वो शादी नहीं कर सकते हैं, मैरिज नहीं कर सकते हैं, ये बात स्पष्ट कर दी गई है और इसको लेकर के कोई भी राइट्स नहीं दिया जाएगा। दोस्तों, ऐसे 18 याचिकाकर्ता थे जिन्होंने याचिका दायर की थी, जिन्होंने बोला था कि 2018 में इनके हक पे फैसला किया गया था और 377 के जो आईपीसी धारा है उसको वहां पर इनवैलिड किया गया, तो उसके एक पार्ट को इनवैलिड किया गया था और ये बात बोली गई थी कि जो समलैंगिकता है वो अवैध नहीं है और उसे वैध बताया गया था और ये एक बड़ी जीत थी। उसके बाद इन्हें बहुत एक्सपेक्टेशन थी कि शायद उन्हें सेम सेक्स मैरिज का भी राइट्स मिल जाएगा, बट आज ये बात तो क्लियर हो गई है।
अब दोस्तों एक सवाल उठता है, सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत बड़ी बात कही है, जो गोद लेने का अधिकार है। याचिकाकर्ता ने यह भी डाला था कि अब चूंकि जब लड़का लड़के के साथ रहेगा या लड़की लड़की के साथ रहेगी, तो इसका साफ साफ मतलब है कि वो बच्चा तो पैदा नहीं कर सकते। अब वो माँ बाप कैसे बनेंगे या आने वाली जनरेशन को कैसे आगे बढ़ाएंगे, तो उसका एक है कि वो गोद लेंगे, अडॉप्ट करेंगे बच्चों। तो देखिए यहां पर भी इनकी हार हुई है, क्योंकि बेंच में 3 लोगों ने यहां पर वोट जो किया है, 3 लोगों ने विपक्ष में वोट किया है। उन्होंने कहा है कि जो लेस्बियंस है या फिर गे है, एलजीबीटी कम्युनिटी है, उनको अधिकार नहीं है कि वो बच्चे को अडॉप्ट कर सकते हैं। तो ये बात भी स्पष्ट हो गई कि वो अडॉप्ट भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है, केवल सीजेआई चंद्रचूड़ और यहां पर मैंने आपको बताया था पहले भी कि ये जो संजय किशन कौल है, ये 2 ऐसे पर्सन थे जो कि इन्होंने फैसला पक्ष में सुनाया था। तो उन्होंने कहा कि गोद लेना चाहिए, उनको भी अधिकार दिया जा सकता है। ठीक है दोस्तों, याचिकाकर्ता की एक और बड़ी मांग थी, वो है स्पेशल मैरिज एक्ट में संशोधन। ये स्पेशल मैरिज एक्ट क्या है समझाता हूं मैं आपको। तो स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 में पारित हुआ था, 1954 में पारित हुआ था। यहां पर पति कौन होगा, पत्नी कौन होगी, इसका पूरा डेफिनेशन दिया गया है। यहां पर अंतर जाति विवाह के बारे में बताया गया है। विभिन्न धर्मों में विवाह किया जा सकता है, इसके लिए अधिनियम पारित किया गया है। लेकिन यहां पर कहीं भी यह बात नहीं बताई गई है कि सेम सेक्स मैरिज को, पहले भी हमारे अगर संविधान जब से बना, जब से देश आजाद हुआ है, तब से लेकर के इस पे केवल बहस ही चल रही है। कोई भी इसमें एक्ट पारित नहीं हुआ, कोई भी कानून नहीं बना है। तो ये स्पेशल मैरिज एक्ट में चाहते थे कि ऐसा प्रोविजन बन जाए कि जब वो लेस्बियन या फिर गे या एलजीबीटी कम्युनिटी की शादी करते हैं तो उनको रजिस्टर किया जाए और उन्हें क्या किया जाए, लीगलाइज किया जाए। ये उनकी मांग थी। और स्पेशल मैरिज एक्ट में कोई भी चेंज जो है वो केवल केंद्र सरकार कर सकती है, वो हमारी जो है संसद कर सकती है। तो सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि वो भी चेंज कौन करेगा, वो संसद करेगी। और केंद्र सरकार ने तो पहले से अपना फैसला सुना दिया है। अब आगे कोई भी सरकार आती है, क्योंकि अभी तो यहां पर बीजेपी की सरकार है, तो आने वाले समय में कोई सरकार बदलती है, हो सकता है कि वो इनके राइट्स के बारे में, वो उनके बारे में सोचे, वो आगे की बात है। अभी प्रेजेंट में तो केंद्र सरकार ने साफ साफ कहा है कि हम इसके पक्ष पे नहीं हैं। ठीक है, तो दोस्तों यहां पर मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि एक बहुत बड़ी जीत मिली थी 2018 में। मैंने आपको बताया था आईपीसी की धारा 377, और वो थी समलैंगिकता। यानी समलैंगिकता अपराध की श्रेणी में आता है कि ये अपराध की श्रेणी में नहीं आता। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा था और कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच बैठी थी, बहुत बड़ी जीत हुई थी एलजीबीटी कम्युनिटी की। और ये बताया गया था कि आईपीसी की धारा 377 जो पहले क्या थी, जो जुर्म मानती थी कोई भी एडल्ट, लड़का और लड़का कोई अप्राकृतिक यौन संबंध बनाते हैं तो वो गलत माना जाता था, और उस पर फिर क्या होता था, जेल भी होती थी। बाद में 2018 में इस फैसले को बदला गया और इस आईपीसी की धारा यहां पर 377 का एक पार्ट हटाया गया और उसमें नया प्रावधान लाया गया कि इसे जुर्म नहीं माना जाएगा, और यहां पर उनके पक्ष पे फैसला किया गया था। उसी के बाद से ये लगातार याचिकाकर्ता इस सोच पर थे कि शायद उनको आने वाले समय में और जीत मिले, लेकिन इसके खिलाफ यहां पर अब जो फैसला है, इनके खिलाफ फैसला गया है। दोस्तों यहां पर मैं आपको एक बात और समझा दूं कि सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र को बहुत सारे निर्देश दिए हैं ताकि जो समलैंगिक लोग हैं उनको यहां पर अधिकार मिल सके। तो बहुत सारे निर्देश दिए हैं और बताया है केंद्र सरकार को कि उनके जो राइट्स हैं, उनके राइट्स के लिए आप एक कमेटी बनाइए। तो पहला निर्देश क्या दिया है, कमेटी बनाने का निर्देश दिया है, ताकि कमेटी अच्छे राय, अच्छे सजेशन दे ताकि इनका विकास हो सके। ठीक है, इसके अलावा यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने और भी निर्देश दिए हैं। उन्हें कहा है कि राशन कार्ड में समलैंगिक जोड़ों को परिवार के रूप में शामिल किया जाए, यानी उनका राशन कार्ड भी होना चाहिए प्रॉपर। ठीक है, ताकि उनको यहां पर मान्यता मिल सके। इसके अलावा संयुक्त बैंक खातों का नामांकन किया जाए, उनका ज्वाइंट अकाउंट खोला जाए, उनको पेंशन दिया जाए, और उनको जो भी सामाजिक सुविधाएं हैं, जो जो सोशल सर्विसेज हैं, वो सब प्रदान की जाए। ठीक है, तो ये सारी उन्होंने सजेशन दिए हैं, सुप्रीम कोर्ट ने सजेशन दिए हैं। इसके अलावा साफ साफ निर्देश दिया है केंद्र सरकार को, राज्य सरकार को, कि किसी भी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए। और यह भी कहा है कि लोगों को आप अवेयर कीजिए। आप देखिए, कभी भी आप गली मोहल्ले में जाते होंगे, कोई भी अगर
आपने देखा होगा कोई भी एलजीबीटी कम्युनिटी का व्यक्ति दिखता है तो हम उसके साथ कैसा बिहेव करते हैं, और ये बहुत ही मतलब ये जानवरों वाला व्यवहार है, नहीं करना चाहिए क्योंकि वो उनकी कोई गलती नहीं है, नेचर ने उनको ऐसा बना दिया, तो हम उनके साथ ऐसा करके हम यहाँ पर बहुत गलत कर रहे हैं। तो दोस्तों लोगों को अवेयर करने की भी बात कही, सुप्रीम कोर्ट ने साफ साफ कहा है कि आप अवेयर करिए, लोगों को जागरूक करिए उनके राइट्स के बारे में, उनके हक के बारे में। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि आप एक हेल्पलाइन नंबर जारी करिए ताकि अगर एलजीबीटी कम्युनिटी के किसी व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम होती है तो उस हेल्पलाइन नंबर के माध्यम से वो अपनी प्रॉब्लम शेयर कर सके। तो हेल्प नंबर बनाए जाने की बात कही है, ठीक है। और दोस्तों एक बात और इन्होंने स्पष्ट कहा है कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जब उनका जन्म होता है तो उन्हें पता नहीं होता है कि वो शायद ट्रांसजेंडर है। ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होते हैं जो जन्म लेते हैं लड़कों की तरह, बाद में उनके अंदर लड़कियों के गुण आ जाते हैं तो उनको लड़कियां बनना होता है, मतलब वो सोचते हैं कि अपना वो जेंडर चेंज करा दें। तो ऐसा होता है कि बच्चों के साथ जबरदस्ती नहीं करना है, कि वो छोटी उम्र में उनको बाद में जब पता चले, जब वो थोड़ा एडल्ट होने लगे कि उनके अंदर लड़कियों वाली फीलिंग्स हैं, लड़कियों वाली हार्मोन्स हैं, तो तुरंत उनको लड़कियां बना दिया जाए। उनका फैसला है, जब वो वयस्क हो जाएंगे, जब वो 18 वर्ष के हो जाएंगे, जब वो जानने समझने लगेंगे, तो फैसला उनके ऊपर होना चाहिए। उनके साथ जबरन सेक्स चेंज करने का यहाँ पर बाध्य नहीं कर, जब वो समझदार हो जाएंगे तभी ऐसा किया जाना चाहिए। इसके अलावा किसी को जबरन सेक्स प्रवृत्ति में बदलाव वाला हार्मोन ना दिया जाए, यानी अगर उसको मतलब सेक्स हार्मोन्स उसके अंदर जनरेट ना किया जाए फोर्सफुली, ठीक है, और मर्जी के खिलाफ परिवार के पास लौटने के लिए मजबूर ना किया जाए। तो दोस्तों इस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और जो स्टेट गवर्नमेंट है उन सभी को निर्देश दिए हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि यहां पर सुप्रीम कोर्ट के जो बेंच थी उनका क्या जजमेंट था। केंद्र सरकार तो पहले से विरोध थी। अब मैं आपको समझाता हूं कि केंद्र सरकार का क्या कहना है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो क्या कहती है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये कहती है कि अगर आप जो सेम सेक्स मैरिज है, एलजीबीटी कम्युनिटी को आप पूरा अधिकार देते हैं, इसमें बहुत बड़े चेंज करने पड़ेंगे, इसमें बहुत सारे बदलाव करने पड़ेंगे। और सबसे बड़ी बात, जो सबसे बड़ी दुविधा की बात है कि हमारा जो समाज है, जो केंद्र सरकार कहती है, मैं नहीं कह रहा, ये केंद्र सरकार का जो हलफनामा उन्होंने प्रेजेंट किया था, जो रिपोर्ट पेश की थी, उन्होंने कहा था कि जो हमारा भारत देश है उसकी परंपराओं के खिलाफ हो जाएगा अगर हम सेम सेक्स मैरिज कर देंगे। देखिए हमारा जो मोस्टली जो हिंदू कम्युनिटी है, मुस्लिम कम्युनिटी, जितनी भी कम्युनिटी है पूरे भारत में, जितने भी समुदाय हैं, तो उसमें पति पत्नी की प्रॉपर डेफिनेशन है, एक परिभाषा है। आप इसे कैसे परिभाषित करेंगे, तो केंद्र सरकार ने कहा कि हमें इसको डिफाइन करना भी बहुत मुश्किल है कि कौन पति होगा कौन पत्नी होगा। मान लीजिए कि दोनों की लड़ाई हो गई, अब दोनों की लड़ाई हो गई तो किसको हक कैसे दिलाएंगे, कैसे हम न्याय दिला पाएंगे, कैसे हम जजमेंट कर पाएंगे कि कौन हस्बैंड है कौन वाइफ है। तो इस प्रकार से प्रॉब्लम बहुत सारी है। और जो कहते हैं ना, हमारी जो देश की परंपरा, प्रतिष्ठा, अनुशासन है, वो उसके खिलाफ जाएगा ये कानून। इस वजह से केंद्र सरकार ने कहा है कि यहाँ पर हम उनको राइट्स नहीं दे सकते। हालांकि अब आप सोच रहे होंगे कि क्या भारत में इसकी चर्चा हुई है, क्या दुनिया में और भी ऐसी जगह है जहां पर सेम सेक्स मैरिज लीगलाइज है। तो मैं आपको बता दूं, मैंने आपको करंट अफेयर्स में पढ़ाया था, अमेरिका वो देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है, और एस्टोनिया वो देश है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज किया है। पूरे दुनिया में ऐसे 33 देश हैं जो सेम सेक्स मैरिज को लीगल मानते हैं। तो ऐसा नहीं कि भारत, अब चूंकि भारत की परंपराओं के खिलाफ हो जाता है, इस वजह से केंद्र सरकार ने ऐसा तर्क दिया है कि यहां पर सेम सेक्स मैरिज को हम लीगलाइज नहीं कर सकते। दोस्तों अब बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो गया होगा, मैंने पूरे लेक्चर में आपको एलजीबीटी कम्युनिटी बोला, और बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात नहीं पता होती कि एलजीबीटी है क्या, या फिर आप कहें LGBTQIA+ है क्या। तो मैं आपको एक एक करके समझाने वाला हूं कि LGBTQIA+ अब आपको एकदम समझ में आ जाएगा, पूरा क्लियर हो जाएगा। तो देखिए, आप LGBTQI को उनके पहनावों से पहचान नहीं सकते, क्योंकि कोई भी पहचान जो है उसके कपड़ों से नहीं हो सकती है, उसके अपीयरेंस से नहीं होती है। तो इनकी पहचान होती है सेक्सुअल अप्रोच से, सेक्सुअल प्रेफरेंस से इनकी पहचान होती है। सबसे पहले मैं LGBTQIA में जो है डिफाइन करूंगा एल को। तो एल मतलब होता है लेस्बियन।
लेस्बियन का मतलब होता है कि जब कोई भी महिला किसी महिला को ही आकर्षित करे, यानी दो जो पार्टनर हैं दोनों ही वीमेन हो, दोनों ही महिलाएं हो, W+W आप याद रखें, तो हम कह सकते हैं कि वो कौन है, लेस्बियन है। हालांकि कई बार ऐसा देखा गया कि कोई महिला जो है वो उसका अपीयरेंस, वो उसकी पर्सनालिटी पुरुष जैसी भी हो सकती है या नहीं भी हो सकती है, तो जब कोई महिला महिला को आकर्षित करे उसे हम लेस्बियन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं गे किसे कहते हैं, जी फॉर गे होता है। तो गे वो होता है जब कोई पुरुष यानी जब कोई मेल किसी दूसरे मेल को आकर्षित करता है और सेक्सुअल प्रेफरेंस रखता है तो उसे हम कहते हैं गे है वो। ठीक है, क्लियर है, ये तो आपको पता हो। अब दूसरा बी है मतलब बायसेक्सुअल। तो बायसेक्सुअल का मतलब होता है दोनों तरफ आकर्षक, यानी अगर कोई मान लीजिए कोई महिला है, कोई वीमेन है, वो वीमेन्स की तरफ भी आकर्षित होती है और वो मेल्स की तरफ भी आकर्षित होती है, तो वो बाइसेक्सुअल उसका नेचर है। अगर कोई दूसरा, देखिए ऐसा मेल के साथ भी है, अगर मेल किसी मेल के साथ आकर्षित होता है और मेल किसी वीमेन्स के तरफ आकर्षित होता है, दोनों यहां पर लिंगों के प्रति आकर्षण होता है, तो उसे हम कहते हैं वो बाइसेक्सुअल है। तो आपको एल समझ में आ गया, जी समझ में आ गया, बी समझ में आ गया। अब मैं आपको टी समझाता हूं। तो ट्रांसजेंडर क्या होता है? देखिए ट्रांसजेंडर वो व्यक्ति होते हैं जो जन्म लेते हैं किसी और शरीर के साथ, और जब वो बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि उनकी फीलिंग्स कुछ और है। नहीं समझे? चलो समझाता हूं। फॉर एग्जाम्पल कोई जो जन्म लिया वो बॉय था, ठीक है, उसके अंदर जो रिप्रोडक्टिव पार्ट थे वो बॉयज वाले थे, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट थे, और पूरा वो आदमी जैसा दिख रहा था, पूरा वो महिला जैसा दिख रहा था, कोई वीमेन है वो वीमेन जैसी दिख रही थी। लेकिन जब बाद में उसे पता चलता है कि वो जो बॉय है उसके अंदर गर्ल्स की फीलिंग आ गई है, यानी वो लड़कियों जैसा महसूस करता है, और उसका फिर आपने देखा होगा बहुत सारे हमारे समाज में ऐसे लोग होते हैं जो दिखते लड़कों जैसे हैं लेकिन लड़कियों जैसा पहनावा पहनने लगते हैं, तो फिर वो अपना जेंडर चेंज कराते हैं, इसे हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। ठीक है, और ऐसे ही जो वीमेन्स होती हैं या फिर गर्ल्स होती हैं, जब उन्हें पता चलता है कि उनके अंदर बॉयज वाली फीलिंग है, उन्हें ऐसा महसूस होने लगता है, तो फिर वो जेंडर चेंज कराते हैं, वो बॉयज बनने लगते हैं, वो मेल बनने लगते हैं, उन्हें हम कहते हैं ट्रांसजेंडर। समझ में आया आपको? अब आइए बढ़ते हैं क्वीर। ये बहुत बहुत ज्यादा डाउट करता है कि ये क्वीर क्या होता है, तो मैं क्वीर से आपको समझाता हूं ये क्वीर क्या होता है। बहुत देखिए आपको एकदम समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों क्वीर वो व्यक्ति होते हैं, आप क्वीर से क्वेश्चन मार्क याद रखिएगा, उनको खुद पता नहीं है कि वो कौन है। ठीक है, तो ऐसे इंसान जो अपनी पहचान नहीं तय कर पाते हैं और ना ही उनको कोई शारीरिक चाहत होती है, ना वो आदमी होते हैं ना वो औरत होते हैं, अपने आप को मानते हैं, ना वो ट्रांसजेंडर मानते हैं, ना वो उनको समझ में आता कि वो लेस्बियन है, ना वो गे है, ना वो बायसेक्सुअल है। तो जिनको कुछ भी नहीं पता होता, कंफ्यूजन स्टेट में होता है, उन्हें क्वीर कहते हैं। समझ गए आप? अब एक आता है इंटरसेक्स। तो इंटरसेक्स कौन होता है, तो ये भी आपको बताता हूं। देखिए ये जो डिफाइन किया गया है सोसाइटी ऑफ नॉर्थ अमेरिका के द्वारा बताया गया है, परिभाषित किया गया है। देखिए कोई भी महिला या पुरुष जब वो पैदा होते हैं तो या महिला या पुरुष समान प्रजनन अंगों के साथ पैदा नहीं होते हैं, मतलब उनको वो है महिला जैसे दिख रहे हैं, वो पुरुष जैसे दिख रहे हैं, लेकिन उनके जो प्रजनन अंग है, जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो सामान्य नहीं है। ठीक है, वे लोग बाहर से तो आपको महिला या पुरुष देखने को मिलेंगे, लेकिन उनके जो प्रजनन अंग होंगे वो सामान्य नहीं होंगे। तो ऐसे जो पर्सनालिटी होती है उसे हम इंटरसेक्स बोलते हैं। समझ गए आप? अब एक होता है एसेक्सुअल। एसेक्सुअल या फिर आप एलाई बोलें तो एसेक्सुअल वो व्यक्ति होते हैं या फिर आप उस पर्सनालिटी को कहते हैं जो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते, जिनका अट्रैक्शन किसी के प्रति नहीं होता है। समझ गए आप? वो किसी के प्रति आकर्षित नहीं होते हैं। यहां पर एलाई एक शब्द इस्तेमाल किया गया है। एलाई कौन होते हैं? तो एलाई वो व्यक्ति होते हैं जो एलजीबीटी कम्युनिटी का सपोर्ट करते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं वो एलाई है। तो इस प्रकार से मैंने आपको डिफाइन कर दिया सब कुछ। एक लास्ट बचता है वो है प्लस। तो दोस्तों प्लस में उनको रखा गया है, हो सकता है कि आने वाले फ्यूचर में कुछ और भी ऐसी पर्सनालिटीज पता चले जिनके बारे में हमें पता नहीं है, ऐसी कम्युनिटी के बारे में हमें नहीं पता, तो आने वाले समय में उनको ऐड किया जाएगा। तो ऐसे समूह को हम प्लस में रखते हैं। ठीक है, वो प्लस समूह जो है वो खुला हुआ है, खुला रखा गया, ओपनड है। अगर भविष्य में ऐसी कोई कम्युनिटी और पता चलती है
तो उनको इसमें ऐड किया जाएगा। तो साथियों, आशा करता हूं कि आपको ये जो सेशन है पूरा अच्छे से समझ में आया होगा, और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एनालिसिस के लिए आप जरूर जुड़िए मेरे साथ। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स चैनल को आप सब्सक्राइब करिएगा, और आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स पे बताइएगा कि आप क्या मानते हैं, क्या भारत में सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज करना चाहिए? क्या जो केंद्र सरकार ने फैसला किया है वो सही है? क्या सवाल एक और है, क्या जो जजमेंट सुप्रीम कोर्ट ने दिया है वो क्या सही है? आप सभी अपनी राय, आप सभी अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स पे दीजिएगा। मैं हर एक स्टूडेंट्स के कमेंट्स पढ़ता हूं। एक क्वेश्चन और है आपके लिए, नॉलेजेबल क्वेश्चन है। लॉस एंजलिस 2028 में कौन सा खेल हाल ही में शामिल किया गया है? इसका उत्तर भी आपको कमेंट बॉक्स पे लिखना है, और आपको पहचानना है कि ये इमेज किस व्यक्ति की है, इनके बारे में आपको बताना है ये कौन है। और दोस्तों, एक इंपॉर्टेंट न्यूज है आप लोगों के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं या आप हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हैं, हमने आपके लिए एक ई मैगजीन लॉन्च की है, और ये है सितंबर महीने की ई मैगजीन। अक्टूबर की ई मैगजीन 1 तारीख को लॉन्च हो जाएगी। हम संघर्षों से लगातार बढ़ रहे हैं, धीरे धीरे मेहनत कर रहे हैं, तो अभी हमने ई बुक को लॉन्च किया जो आप लोगों की बहुत ज़्यादा डिमांड थी, और इस प्रकार से आप इंग्लिश मैगजीन को देख रहे हैं। हमने इसे पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से डेवलप किया है, ये आप देख पा रहे हैं पूरा इस प्रकार से एक एक चीज़ कैटेगराइज है। तो ये एप्लीकेशन पे मौजूद है जो कि स्टडी कर एप्लीकेशन है। You have to download the StudyGar application by searching on Google Play Store, or either you can download just by going to the description box, and the link has been pinned to comment box also. From there you can download that application and go to the ebook section. आप ebook section पे जाइएगा, वहां पर आप क्लिक करेंगे, और क्लिक करने के बाद आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम की मंथली मैगजीन मिल जाएगी हर महीने की। इसके अलावा इस क्लास की पीडीएफ आपको, जो क्लास नोट्स होगा वो आपको यहाँ पर मिलेगा, और डेली क्विज होने वाला है, बुक्स होने वाला है, टेस्ट सीरीज आने वाला है, कोर्सेस आने वाला है, जॉब अलर्ट्स, बहुत कुछ आने वाला है। बस आप इसी प्रकार से ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए और अपना जो एफेक्शन है उसे बरकरार रखिएगा। इसके अलावा दोस्तों, अगर आप एप्लीकेशन पे नहीं हैं तो आप यहाँ पर आइए टेलीग्राम पर। राजा गुप्ता करंट अफेयर्स टेलीग्राम चैनल है जो कि हमारा ऑफिशियल चैनल है। सारे इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको यहीं से मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, चलने का समय हो गया, इजाजत दीजिए, फिर मिलूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। खुश रहिए, मुस्कुराते रहिए।